आपकी आवाज। 2012 को आंदोलन का साल कहें तो गलत नहीं होगा। साल 2012 ने जनता को अपनी बात मजबूती के साथ कहना सिखाया और जनता के बीच से ही उठी एक बुलंद आवाज जिसने सरकार को हिला कर रख दिया। सरकार और विपक्ष पर अपने नए नए खुलासों से अरविंद केजरीवाल बन गए साल के सबसे बड़े न्यूज मेकर। हरियाणा के छोटे से गांव का बच्चा कैसे बना सबसे बड़ा आंदोलनकारी, देखिए अरविंद केजरीवाल की पूरी कहानी। जिंदगी तो अपनी हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ बच्चा कैसे दिल्ली में मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिलाने लगा। दिल्ली के पास गाजियाबाद के स्कूल में पढ़ने वाला एक आम बच्चा आईआईटी की परीक्षा में कैसे पास हो गया। कोलकाता में मदर टेरेसा के कहने पर बेसहारा लोगों की सेवा करने वाला एक नौजवान देश से भ्रष्टाचार मिटाने की लड़ाई क्यों लड़ने लगा। ये वो शख्स है जो पूरे साल टीवी और अखबारों में छाया रहा। कभी खबरों की हेडलाइन बना तो कभी उसके खुलासों ने देश के बड़े से बड़े राजनेताओं को हिला दिया। आम आदमी की तरह दिखने वाले अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने खूब देखा और सुना होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में एक नई लहर पैदा करने वाले इस समाज सेवी के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस न्यूज मेकर ऑफ द ईयर का ऐसा पहलू जो अब तक अनदेखा और अनजाना है। आपके पास सीबीआई है, आपके पास पुलिस है। देख रहा हूँ कि आपकी शर्ट अभी भी फटी हुई है, क्या उसी में फटी थी? हाँ, ये उसी समय फटी थी। पुलिस ने धक्का मुक्की में। उनकी गाड़ी और उनका बंगला उस गरीब आदमी के टैक्स से चलते हैं। 13,000 का बिल आया है, चाय की दुकान करते हैं। दिल्ली से 170 किलोमीटर दूर हरियाणा के शहर भिवानी का एक छोटा सा गांव है ये सिवानी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर राम गोविंद केजरीवाल के घर हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता था। 1968 में यह जश्न दुगना हो गया। 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त 1968 को घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मां गीता और पिता गोविंद राम ने नाम रखा अरविंद। गांव के इसी कमरे में अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नन्हा अरविंद जब बड़ा हुआ तो उसने देश के दिग्गजों की नाक में दम कर दिया। अरविंद केजरीवाल के दो और भाई बहन थे, लेकिन अरविंद दोनों भाई बहनों से बिल्कुल अलग थे। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खेलने कूदने में अपना वक्त बिताते थे, अरविंद किताबों में खोए रहते थे। उन्हें खेलना कूदना पसंद नहीं था। उनकी मां स्कूल में टॉपर रही थी और पिता बहुत पढ़ लिख कर परिवार में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंजीनियर बने थे। अरविंद भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल की शुरुआती पढ़ाई पहले सोनीपत और फिर गाजियाबाद में हुई। छोटी उम्र में ही मंजिल को हासिल करने का एक जुनून था उनमें। 5वीं क्लास में टॉपर से 1 नंबर कम आने पर स्कूल में दिन भर रोते रहे नन्हे अरविंद। जो उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया वो करना ही था। शुरू से इंटेलिजेंट थे और कभी इनको बोलना भी नहीं पड़ता था कि पढ़ लो। 1978 में अरविंद केजरीवाल का पूरा परिवार गाजियाबाद से भिवानी और फिर हिसार में आकर बस गया। अरविंद केजरीवाल के पिता इसी जिंदल स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में चीफ इंजीनियर के पद पर थे। वो अपना काफी समय इसी फैक्ट्री में लगाते, इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनके सभी भाई बहन की पढ़ाई का जिम्मा उनकी मां के पास था। यहाँ तक कि 10वीं तक की पढ़ाई उनकी मां की देखरेख में ही हुई। किसी भी इस देश के आम बच्चे की तरह मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो चूँकि मेरे पिताजी नौकरी बदलते रहे
तो जहाँ जहाँ वो गए मैं उनके साथ साथ चल जाता गया। तो कुछ दिन हरियाणा में थे, उसके बाद गाज़ियाबाद में कुछ दिन शिक्षा हुई, फिर हरियाणा में हुई, 1 साल गांव में भी शिक्षा हुई। माता पिता को आज भी याद है, जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं उसी उम्र में उनका मुन्ना बाथरूम में भी पढ़ाई कर लिया करता था। अरविंद केजरीवाल का बचपन का नाम मुन्ना था। मिलने वाले आ गए, गेस्ट आ गए, मिलने वाले आ गए तो बातचीत होगी तो डिस्टर्बेंस होगा। ये अपने बाथरूम में जाके बैठ जाता था या ऊपर पैडियो में जाके छत पे चला जाता था, अपना बैठता था। इसको कहने की जरूरत नहीं। इसके दादाजी कहते थे बेटा अब 10 बज गए, सो जा, माइंड को रेस्ट कर दो। अरविंद केजरीवाल के दादाजी मंगलचंद इलाके के बड़े कारोबारी थे। वो चाहते थे कि अरविंद बड़े होकर डॉक्टर बने, वो अपना क्लिनिक खोले। इसीलिए उन्होंने हिसार में एक बड़ी जमीन भी खरीद ली थी। लेकिन अरविंद तो कुछ और ही चाहते थे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके ऊपर इस तरह से पुलिस का अत्याचार किया जाता है। देश को अच्छी तरह आज अवेयरनेस हो गई है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मेरे कुछ सीनियर्स थे क्लास में जो कि आईआईटी के एग्ज़ाम देके आईआईटी गए थे, तो उन्होंने मुझे आईआईटी में जाने के लिए, इंजीनियरिंग लेने के लिए प्रेरित किया। दादाजी का सपना था कि डॉक्टर बनना चाहिए। दादाजी ने कहा भी ये प्लॉट पड़ा, इसमें तेरा हॉस्पिटल बनाएंगे, तो इसमें प्रैक्टिस करना और डॉक्टर बनना। तो बस वहाँ चेंज हो गया। 12वीं की पढ़ाई करने के बाद अरविंद ने आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी खड़गपुर के लिए चुन भी लिए गए। आईआईटी में पढ़ते वक्त टाटा कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए कैंपस में आई, लेकिन अरविंद का सिलेक्शन नहीं हुआ। अरविंद को पूरा भरोसा था कि कहीं गलती नहीं हुई। अरविंद ने जब दोबारा इंटरव्यू के लिए कहा तो इनकार कर दिया गया। नाराज अरविंद ने उस वक्त टाटा स्टील के चेयरमैन को फोन मिलाया, लेकिन उन्हें चेयरमैन से बात नहीं करने दिया गया। आखिर अरविंद की जिद और उनके आत्मविश्वास को देखकर दोबारा इंटरव्यू हुआ और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। 21 साल की उम्र में जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में उन्हें असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी मिली। टाटा स्टील के डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से जल्द ही उनका मन ऊबने लगा था। 1 साल ही पूरा हुआ था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए टाटा स्टील से पढ़ाई के लिए छुट्टी ले ली। केजरीवाल को 1991 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पास होने पर रेवेन्यू सर्विस मिली, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। फैसला किया कि एक बार फिर परीक्षा में बैठेंगे। इस बीच छुट्टियां खत्म होने पर उन्हें टाटा स्टील में दोबारा लौटना पड़ा। स्टील कंपनी के प्रोजेक्ट डिजाइन बनाने से ज्यादा उनका दिमाग लोगों की मदद करने में लगता था। एक दिन उन्होंने अपने कंपनी के अधिकारियों के सामने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग में अपनी नियुक्ति की बात कही। अधिकारियों की तरफ से जवाब आया कि वो इंजीनियर हैं, कोई समाज सेवी नहीं, इसलिए अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो नौकरी छोड़ दें। बस इतने में अरविंद ने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अरविंद के दिलो दिमाग में जिंदगी के मकसद को लेकर एक जंग छिड़ी थी। दिमाग का एक हिस्सा कहता था जरूरतमंदों की सेवा करो, दिमाग का दूसरा हिस्सा उन्हें सलाह देता था रोजी रोटी की सोचो। इसी कश्मकश में अरविंद ने एक दिन यह तय कर लिया कि वो कोलकाता जाकर गरीबों के लिए कुछ करेंगे। ये वो वक्त था जब अरविंद के साथ आईआईटी में पढ़े उनके साथी अच्छी नौकरियां कर रहे थे। तब उनके समाज सेवा के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। मैं तो यूएस चला गया था बीटेक के बाद। वो यहाँ पे उसने टाटा स्टील को ज्वाइन किया। फिर मुझे बाद में पता चला कि उसने मदर टेरेसा के यहाँ जाके कुछ महीने बिताए थे, तो मुझे वो भी खुद काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था उस समय। कोलकाता स्टेशन आने के बाद केजरीवाल सीधे मदर टेरेसा के पास पहुंचे। कालीघाट में मदर टेरेसा के आश्रम निर्मल हृदय के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। जब अरविंद का नंबर आया तो उन्होंने मदर से सिर्फ इतना कहा, माँ मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। मदर ने उनका हाथ पकड़ा और कहा वो कालीबाड़ी जाकर गरीबों की सेवा करें। 24 साल की उम्र में एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अरविंद कोलकाता की सड़कों पर दिन भर भटकते, रास्ते पर पड़े गरीबों और बेसहारों को उठाकर मदर टेरेसा के आश्रम लाते और उनकी सेवा करते। गरीबों और उनके लिए लोगों की बेरुखी ने अरविंद को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। तो वो इनके अंदर के जज्बात यही थे कि भी पब्लिक जो गरीबों की सेवा है वो की जाए। मदर टेरेसा के भी काफ़ी लंबे टाइम तक जाते रहे हैं, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी सोशल वर्क किया है।
समाज सेवा की वजह से अरविंद घर की सूद लेना भी भूल जाया करते थे। एक दिन अचानक उनके पास संदेश आया कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए उनके पास कॉल आया है। अरविंद घर पहुंचे, उन्होंने इंटरव्यू दिया और 1992 में दोबारा रेवेन्यू सर्विसेज के लिए चुन लिए गए। अरविंद अब एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग के लिए 350 ट्रेनी कैंडिडेट पहुंचे। इनमें से एक थी दिल्ली की सुनीता अग्रवाल। हालांकि मसूरी में सुनीता और अरविंद के बीच ज्यादा जान पहचान नहीं थी। जब IRS के ट्रेनी आगे की ट्रेनिंग के लिए नागपुर पहुंचे, तब जाकर अरविंद और सुनीता को एक दूसरे को जानने का मौका मिला। एक दिन अचानक अरविंद ने सुनीता के घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसने तो तुरंत हमारे पास फोन किया था, तो बोला था कि मम्मी एक लड़की है, तो हमने कहा हाँ हम देखना चाहेंगे। सिस्टर ने मुझे बताया कि भी ऐसे ऐसे अरविंद ने बताया है कि भाई ऐसे ऐसे उनके साथ उनकी मतलब बैचमेट है IRS में ट्रेनिंग के टाइम पे। तो फिर सारा बात करके उनसे सारा फिर ये, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो मतलब परिवार की इच्छा के बाद ही पूरा किया। उन्नीस 1992 में अरविंद की पहली पोस्टिंग इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर हुई। अरविंद स्कूटर से ऑफिस आ जाया करते थे। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा उनको अपने ऑफिस की पार्किंग से हुआ। तब उनके एक स्टाफ मेंबर ने उनसे कहा कि सर कोई बात नहीं, अब तो आप स्कूटर से आते जाते हैं, कुछ दिन में आप कार से आ जाया करेंगे। अपने ही विभाग में रिश्वत के जाल को देखकर अरविंद असमंजस में पड़ गए। वो फिर से खुद से सवाल करने लगे, क्या मुझे इसी भ्रष्ट सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करना पड़ेगा? मैं क्यों इनके बीच काम करूं? अरविंद को लगने लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया। वो एक बार फिर से नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगे, लेकिन घर वालों और दोस्तों ने अरविंद को जल्दबाजी में फैसला न लेने की सलाह दी। अब केजरीवाल के पास एक ही रास्ता बचा था। जिस डिपार्टमेंट में वो तैनात थे, उसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। कैसे बात करें इस देश के अंदर, जनता कैसे अपने प्रधानमंत्री से बातचीत करे? देश को सुधारना है तो सारे लोगों को मिलकर सुधारना पड़ेगा। अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, ये देश चुप नहीं रहेगा। मनमोहन सिंह को अब हम चुप नहीं रहने देंगे। क्वालिटीज थे, बट ये ऐसे रिबेल अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन आई हैव नॉट सीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे ख्याल से ये परिवर्तन हुआ आपका वो रेवेन्यू सर्विस में जाने के बाद, वो जो घटना हुई, व्हाटएवर इट इज। वो साल था 2000 का। एक रात अरविंद केजरीवाल ने अपने भाई और रिश्तेदारों से 50,000 रुपए उधार में लिए। इन उधार के पैसों से अरविंद ने परिवर्तन नाम की संस्था खोली। इस संस्था का मकसद था उन लोगों की मदद करना जिन्हें इनकम टैक्स के ऑफिस में छोटे छोटे काम के लिए घूस देने पड़ते थे। करीब 10-12 साल पहले अरविंद और इनके कुछ साथियों ने मिलकर एक संस्था शुरू की थी, परिवर्तन। और परिवर्तन में मकसद इनका यही था कि रिश्वतखोरी के खिलाफ अभियान चलाना है। अपनी पहली संस्था परिवर्तन को चलाने के लिए अरविंद को जब पैसों की जरूरत पड़ी, तो अरविंद और उनकी पत्नी सुनीता ने एक बेहद अनोखा तरीका निकाला। वो दिवाली पर मिले अपने तोहफों को दिल्ली की सड़कों पर बेच देते थे और इस तरीके से वो अपनी संस्था का गुजारा चलाते थे। तो अरविंद है, उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलके वो सारे गिफ्ट इकट्ठे किए और फुटपाथ पे दुकान लगा के बैठ गए और उसको सस्ते में जो भी नॉर्मल रेट में बेच के उससे जो पैसा मिला वो चंदा दे दिया। तो इस तरह का कैरेक्टर है उस आदमी का। सिर्फ 1.5 साल में परिवर्तन ने 800 लोगों की शिकायतें सुलझा दी। जो लोग पहले बिजली, पानी और राशन कार्ड के लिए दलालों के चक्कर में फंस जाते थे, अब वो परिवर्तन के पास अपनी समस्याओं को लेकर आने लगे। कुछ ही महीनों में अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि अब परिवर्तन और नौकरी को एक साथ चलाना मुश्किल है। इसी वजह से अरविंद ऑफिस से लंबी छुट्टी लेकर अपनी संस्था परिवर्तन के काम में पूरी तरह से जुट गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू हुआ है। हम लोग दिल्ली के कोने कोने में जाएंगे, घर घर में जाएंगे।
आंदोलन था, आंदोलन रहेगा और ये आंदोलन अब संसद में जाएगा। तब हमें काफ़ी लगता था कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों अपनी अच्छी सर्विस कर रहा है, अच्छा सारा सेटअप है, और इसमें कहाँ ये इसमें समाज सेवा में कहाँ जा रहा है। तब तो कुछ मतलब जैसे थोड़ा बहुत डर भी लगता था कि भी क्या होगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अरविंद अब इस बारे में सोच ही रहे थे कि 2001 में आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार के कानून को दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तब तो मानो अरविंद के हाथ में एक नया हथियार आ गया हो। अब वो लोगों को ये सिखाने में जुट गए थे कि 10 साल से बिजली का कनेक्शन ना लगा हो तो एक आरटीआई डालो और 10 दिन में घर में बिजली आ जाएगी, और अगर राशन कार्ड ना बना हो तो एक आरटीआई डालो। पहली बार अरविंद और अन्ना की मुलाकात एक मारुति कार में हुई। मारुति कार के अंदर ही दोनों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को आंदोलन का रूप रंग देने पर चर्चा की। ऐसे बनी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की संस्था। विज्ञान भवन के सामने मेरी इसी गाड़ी में, जिसको भी हम लेके घूमते हैं, इसी गाड़ी में मैं और अरविंद और अन्ना जी विज्ञान भवन के सामने जो सड़क है उस पर आधा घंटा करीब बैठ के हमने चर्चा की कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में फाइल नोटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे एक आम झुग्गी वाला, एक आम राशन कार्ड धारक, एक आम आदमी, उसके हाथ से राइट टू इन्फॉर्मेशन छिन जाएगा अगर उससे फाइल नोटिंग निकाल दी गई। तो अन्ना जी को ये बात बहुत अच्छी, उनको गुस्सा आया सरकार के इस एटीट्यूड पर। उन्होंने कहा कि अगर सरकार, मैं लड़ूंगा इसके लिए, देश के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए मृत्यु आ गया तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा। जन लोकपाल की लड़ाई में अन्ना का साथ सिर्फ 18 महीने ही मिला। इसी साल 2 अक्टूबर को जब अरविंद ने अपनी पार्टी बनाई तो अन्ना उनसे अलग हो गए। इतना ही नहीं, मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना, आपके हिम्मत पर जो कुछ करना कर लो, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं। अन्ना जी की फोटो और अन्ना जी का नाम हमारे दिल में हमेशा रहेगा और उनके विचार हमारे जिंदगी को प्रभावित करते रहेंगे। गाजियाबाद के कौशाम्बी में आईआरएस अधिकारियों के लिए बनी सोसाइटी गिरनार के 3 बेडरूम फ्लैट में अरविंद केजरीवाल रहते हैं। देश के कई युवाओं के लिए अब ये अहम पता है। देश के बड़े से बड़े भ्रष्ट नेता से लड़ने का हौसला रखने वाले अरविंद एक साधारण से घर में एक मिडिल क्लास परिवार की तरह रहते हैं। घर में न ज्यादा सजावट है, न महंगे टीवी फ्रिज,
सुबह के 6 बजे हैं। अरविंद अपने दिन की शुरुआत उन SMS से करते हैं जो उन्हें रात भर में मिले। कुछ का वो जवाब देते हैं, कुछ से सुबह सुबह ही बात हो जाती है। I don't think so. There is nothing actually. कुछ है ही नहीं। हाँ। अरविंद को डायबिटीज है। इस साल जुलाई में अनशन के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई थी। वो अच्छे से जानते हैं कि अगर देश के लिए लड़ना है तो सबसे पहले अपने शरीर की बीमारी से लड़ाई लड़नी होगी। मॉर्निंग वॉक तो कोशिश करते हैं रोज करने की, लगभग 1 घंटा, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो फिर कभी कभी योगा और प्राणायाम भी कर लेते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी है जो कि बहुत मदद करती है, जिसके बारे में भी बहुत सारे लोग, दुनिया जानती नहीं है नेचुरोपैथी के बारे में। नेचुरोपैथी ने मुझे मदद की थी जब अनशन पे बैठे थे। हाँ, योगा कभी कभी टाइम मिलता है तो योगा प्राणायाम कर लेते हैं। अरविंद हर रोज 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं। जब भी मौका मिलता है पत्नी सुनीता भी साथ होती हैं। इसी थोड़े से वक्त में अरविंद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर का पूरा हाल सुनीता से जान लेते हैं। अब हर गली हर मोड़ पर अरविंद की एक पहचान बन गई है। मॉर्निंग वॉक में लोग उनकी मुहिम की तारीफ करते हैं। कोई उनसे हाथ मिलाता है तो कोई भ्रष्टाचार की लड़ाई में उनका साथ देना चाहता है। आप ऑफिस आ जाओ, आज आ जाओ। कम एट अराउंड 12:30। हाँ, आपको ऑफिस पता है मेरा? हाँ, मैं आई थी। एक बार घर से निकलने के बाद वापस कब लौटना होगा ये पता नहीं होता है। अरविंद की पत्नी सुनीता दिल्ली में IRS अधिकारी हैं, लेकिन घर पर नाश्ता, लंच और डिनर बनाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी है। अरविंद नाश्ते पर ही दिन का पूरा एजेंडा तैयार कर घर से निकलते हैं। सर पर आम आदमी की टोपी पहनकर, डायरी, पेन और मोबाइल फोन लेकर अरविंद घर से पैदल ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में फोन और मिलने वालों का सिलसिला नहीं रुकता। गाजियाबाद के वसुंधरा में आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। ऑफिस पहुंचने पर पता चलता है कि मिलने वालों की लिस्ट कितनी लंबी है। कोई बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर आता है तो कोई चाहता है आस पड़ोस में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल आवाज उठाएं। आपके जितने लोग हैं अभी वहाँ पे शादरी में, उन सब लोगों को आप हमारी शादरा की टीम से जोड़ो। आपके प्रोग्राम कोई बड़ा बना रहा हूँ मैं, आपके प्रोग्राम कोई छोटा थोड़ी बना रहा हूँ, मैं बड़ा बना रहा हूँ। आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों की भी कमी नहीं है। आप रहते कहाँ? मयूर विहार वहीं रहते हो तो आप मयूर विहार की टीम के साथ जुड़ो, और अब ये बहुत बड़ा रेफरेंडम चल रहा है, उसमें जुड़ो। लोगों से मिलते मिलते दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन ऑफिस के छोटे से रिसेप्शन पर भीड़ कम नहीं हुई है। वक्त कम है और काम ज्यादा, इसलिए लंच के वक्त भी अरविंद लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उन्हें अपने स्तर पर निपटाने की कोशिश करते हैं। रात को अरविंद कब घर लौटेंगे इसका पता नहीं होता, लेकिन कोशिश होती है कि पूरा परिवार डिनर पर एक साथ हो। क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे दाल चावल। हाँ, बचपन से आपको मीठे का बहुत शौक था, अब क्या करते थे तब नहीं खा पाते? अब क्या कर सकते हैं, हम मीठा खा ही नहीं सकते। अरविंद को फिल्में देखने का बड़ा शौक है। अभी उन्हें अनशन, आंदोलन और बड़ी हस्तियों के खुलासे करने से फुर्सत नहीं है, लेकिन पहले यानी कि कॉलेज के दिनों में वो किसी भी फिल्म के पहले दिन का पहला शो देखना नहीं भूलते थे। हमारा एक बैचमेट था जो हर हफ्ते सारे बैच के लिए टिकट्स लेके आता था, तो तब से वो एक लत पड़ी थी। हर हफ्ते हर जो रिलीज होते थे फिल्म वही देखा करते थे। IIT खड़गपुर में पढ़ाई करते वक्त अरविंद ने अपने दोस्तों के साथ माधुरी और श्रीदेवी की काफी फिल्में देखी। रात चाहे कितनी भी हो जाए, फिल्म देखने की सोच ली तो फिर हॉस्टल में रुकते नहीं थे केजरीवाल। मूवीज भी हम लोग साथ जाते थे। नॉर्मली क्या होता है, लेट नाइट मूवी जाते थे, वहाँ सबके पास साइकिलें होती थी, अब सब साइकिल अपनी लेते थे और चले जाते थे मूवी देखने के लिए। सच की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद को बचपन में राज कपूर की फिल्म
तीसरी कसम का ये गाना बेहद पसंद था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। कि सरकार इन बिजली की कंपनियों के साथ मिली हुई है। उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको बर्खास्त करने के लिए ये सारी रिपोर्ट्स पर्याप्त हैं। अगर हिम्मत है आप लोगों के अंदर तो इस देश के अंदर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बना दी जाए। अब जिस अरविंद की आवाज सुनकर बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ जाती है, वो अरविंद अपने कॉलेज के वक्त काफी शर्मीले थे। कॉलेज के थिएटर ग्रुप में उन्हें एक बार सिर्फ इसीलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो डायलॉग बोलने में शर्माते थे। अरविंद ने इस डर को भी जीत लिया। फाइनल ईयर में केजरीवाल ने अपने जूनियर्स को लेकर एक थिएटर ग्रुप बनाया और कॉलेज कंपटीशन में सारे अवार्ड जीते। वो ड्रामेटिक्स में तो पार्टिसिपेट करता था, तो जहाँ पे कि आपको मतलब काफ़ी अच्छा बोलना पड़ता है। तो डिबेट में मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक ही वाज आल्सो इन पार्ट ऑफ हिंदी डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में था, लेकिन ही वाज नॉट अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन, वाज अ प्रीटी शाई गाय। वो ये भी भूल गए हैं वो अपने आप को वाकई राजा मान बैठे हैं। हमें आपका इलाज नहीं कराना है, हमें पुलिस पे भरोसा नहीं है। कॉलेज में केजरी के नाम से मशहूर अरविंद अपने जूनियर्स के चहेते थे। हॉस्टल में कई बार उन्होंने अपने जूनियर साथियों को रैगिंग से बचाया था। उस समय अरविंद का काफी कुछ स्ट्रिक्टनेस रहता था कि फर्स्ट ईयर्स को कैसा हम कोई लोग से बचाएं। I think there Arvind would put his foot down कि this is how you respect, this is how you create mind. So even first years का एक respect हो जाता था कि अगर कुछ problem हो मैं तो केजरी के पास जा सकता हूँ, right? And that respect सबको नहीं मिलती। कैंपस में वो काफ़ी अच्छा उनका मतलब लोग उनको जानते थे, तो ये जो बैलेंस है लोग उसको मतलब काफ़ी उनको लाइक करते थे। तो ये जो बैलेंस, उसमें हम काफी अच्छा बैलेंस दिखे, जो हमको काफी अच्छा लगा। आपके मुख्यमंत्रियों ने किन किन उद्योगपतियों को कोयले के ब्लॉक दिए जाने की सिफारिश की थी? वो कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करेंगे, चोरी और सीनाजोरी। शांत स्वभाव के अरविंद ने भ्रष्टाचार पर देश में एक ऐसी क्रांति पैदा कर दी है कि अब उन पर फिल्म बनाए जाने की खबर है। इस फिल्म को प्रकाश झा डायरेक्ट करेंगे और अरविंद केजरीवाल के किरदार में होंगे अजय देवगन। तू 1000 लाएगा, मैं 10,000 लोग खड़े करूंगा। मेरे पीछे पूरा गांव नहीं, इस सारे का सारा जिला है। मेरे एक फोन पर यरगदी, यसूर, अशोका, खानपुर, मेरा पूरा गांव बस से, ट्रेन से सीधे का सीधा इधर। अरविंद केजरीवाल जिस शख्सियत का नाम है वो है कि सही समय पे सही को सही या गलत को गलत कहने की वो हिम्मत रखता है, और उसी का फायदा है कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं।